चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छनकर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिनती से बोली, बिनती, इनसे कह दो जाए यहां से। बिनती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा, क्यों? पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुधा उधर खसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाँफती हुई आवाज में बोली, बिनती, कह दो इनसे जाए यहां से। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गहरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत और बहुत दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूं जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम मेरी बीमारी की सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूं, तुमसे मतलब तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? अम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैर पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई हूं तो हो जाऊंगी। उसने अपने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम तुम कुछ नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुम मुझे खुद इस भट्टी में धकेल देना चाहते हो। चंदर, मैं पागल हूं, मैं क्या करूं? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए, हाथों पर हाथ रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छुपाता। क्यों, पम्मी ने कल कहा था मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी क्यों बात कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कहते थे मत जाओ, तो मैं कभी नहीं जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते। तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हो तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहां से, मैं कहती हूँ जाओ यहां से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, चंद्र बोला, मैं तुम्हारी बोली भी नहीं सुनना चाहती, जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंद्र चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने यह कैसा रूप ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है,
जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है तो सुधा क्यों नहीं कर सकती। उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया है, सजाया है, संवारा है। तो फिर सुधा में ये कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल गई? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों विलक्षण नहीं, फिर क्यों सुधा बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? लेकिन यह तो चंद्र की ही हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंद्र की आत्मा है। इसे अब चंद्र खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोंट डालने की हत्या का पाप चंद्र के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है, प्रणय, विवाह और तृप्ति? पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में अंतर क्या है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंद्र पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटल होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, विचार श्रृंखला टूट गई। विनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बताइए, विनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। विनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं विनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं ही जानता हूँ। एक पल को मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफी नहीं थी जो सुधा को भी मुझे ये दंड देना था? मुझको सभी बेचैनी और दुख मिल जाता है, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबका कर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाइयों में क्यों ढकेल देना चाहते हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श में चंद्र की आंखें छलछला आईं। छी, आप समझदार हैं, दीदी ठीक हो जाएंगी। घबराने से काम नहीं चलेगा ना? आपको हमारी कसम, उदास मत होइए, कुछ मत सोचिए। दीदी बीमार हैं, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से बुलाकर पास बैठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बस बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजीब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वहीं खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक भी शब्द नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलककर गालों पर फिसलकर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा।
लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पागल हो गए चंदर, है ना? अच्छा, अब शाम हो गई है, चलो लॉन पर चलें। सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिन्ती ने दबा दी। थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर आज बीमार हो तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसा कुबोल न बोला करो दीदी, बिन्ती ने कहा। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी न करती तो आज मुझे वो ताकत न मिलती जो मुझे मिल गई है। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी बातें।